Hello everyone, how are you? Welcome to online classes SVGMS Jhalra Patan. It is our chapter number 8 cell structure and function and it is our part number 5. इससे पहले हम 4 पार्ट इसके चैप्टर के बना चुके हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, मतलब सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी संरचना क्या होती है और उसके क्या कार्य होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ मैनी ऑर्गन्स। तो हमें पता है और हमने सीखा है पहले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑर्गन्स का अर्थ क्या होता है, अंग। ठीक है, जैसे आपका हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, आपकी टंग है, जीभ है, ये सब क्या है, आपके ऑर्गन्स है। इसके अलावा कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर है, किडनी है ना, और भी और जैसे हार्ट है, और भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। You have studied in class 7th about the digestive organs which together constitute the digestive system. क्लास 7th में आपको यदि याद आ रहा है तो हमने क्लास 7th में एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमन बीइंग का भी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, और एनिमल्स में आपने काऊ, गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने वहाँ पर पढ़ा था। उसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, और ये जो सभी ऑर्गन्स होते हैं विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो यह कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो बहुत सारे ऑर्गन होते हैं वे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, किसी न किसी प्रकार का एक सिस्टम बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके टंग आती है, माउथ आता है, इसोफेगस आती है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सब किस में आते हैं, आपके ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो ये सभी अंग, ये सभी ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर या किसी भी ऑर्गन सिस्टम के अंदर, वे सब क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वे क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कार्य परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का अर्थ होता है स्वांगीकरण। आपने जो कुछ भी खाया सबसे पहले उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंपलर वन में टूट जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वे टूट जाते हैं, फिर उसके बाद वे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जब वे ब्लड में चले जाते हैं, पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, लीवर में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। मतलब उनसे फिर नई बॉडी के लिए जो भी आवश्यक प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, कोई नए मॉलिक्यूल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वे सब उनसे बनते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसेस हैं किसके, हमारी बॉडी के। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसी तरह से कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर तो आपको हार्ट, किडनी और लीवर, इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनकी लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम होती हैं, फ्लावर होती हैं, है ना। तो वे क्या करते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड विशेष कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं पौधों की, वे क्या करती हैं, मिट्टी से, सोइल से वाटर और मिनरल्स का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है।
मिनरल्स यानी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मिनरल्स यानी होता है खनिज तत्व। जो भी आपके खनिज तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं वे भी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, ये सभी चीज़ें भी पौधों को चाहिए होती हैं, तो उनको भी अवशोषित करती हैं जड़ें, ठीक है, पानी के साथ साथ, और उनको बॉडी के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food। तो जैसे क्लास 7 में हमने पढ़ा है पहले और आप सब जानते हैं कि जो लीव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स क्या कहलाती हैं, किसी भी पौधे का रसोई घर कहलाती हैं। इसका मतलब आपकी जो लीव्स होती हैं वे खाना बनाने का कार्य करती हैं, पौधों के लिए वे फोटोसिंथेसिस करती हैं और वहाँ पर अपना भोजन बनाती हैं पौधे के लिए। एज यू हैव लर्न इन क्लास 7, और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, क्लास 7 में ही इसको हमने स्टडी कर लिया था, इसको अच्छे से पढ़ लिया था। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ जो हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं ये ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं, ये कुछ और छोटे स्मॉलर पार्ट से, भागों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो टिश्यू होता है वह एक जैसी सेल्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का कार्य परफॉर्म करती हैं। पहले रियलाइज्ड दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो पहले को यहाँ पर रियलाइज्ड हुआ, उसको एहसास हुआ इस बात का कि जो ऑर्गन होता है वह टिश्यू से मिलकर बना होता है और जो टिश्यू होता है वह सेल से मिलकर बना होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो सेल्स होती हैं वे बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, और वही पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। तो पूरी शरीर में सिर्फ सेल ही सेल तो नहीं होती हैं, हालांकि सेल्स ही होती हैं, पर वे एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में, एक संगठित स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं, जिनको पहले हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ सेल्स हैं, ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो उनके अंदर जो शरीर का संगठन स्तर होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, वह सेलुलर लेवल का होता है। लेकिन कोई थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके अंदर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो उनके अंदर हम क्या कहेंगे कि टिश्यू लेवल का इनके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता रहता है, जिसको आप आगे अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये आपको पता है कि जो सेल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वह क्या होती है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब यह एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई। ठीक है, क्योंकि जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, वह सेल के कारण ही होता है। ठीक है, जैसे आपने घर बनाया तो घर के अंदर आपको कमरे दिखेंगे, अलग अलग तरह के लेट बाथ दिखेंगे, लेटरिन बाथरूम दिखेंगे, किचन दिखेगा, स्टोर रूम दिखेगा। ठीक है, तो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वह क्या है, ब्रिक्स है, ईंटें हैं, पत्थर हैं, जिनसे मिलकर क्या बनी है, दीवारें बनी है, और उन दीवारों से क्या बना है, पूरा घर बना है। तो उसी तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो सेल होती है वह बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। देन 8.5 पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के क्या पार्ट होते हैं, क्या सेल भी विभाजित होती है, क्या यह भी कुछ और नई चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, क्या इसके भी कुछ भाग होते हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सेल को आप कैसे परिभाषित करेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम सेल में क्या देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह ह्यूमन चिक सेल, मनुष्य की गालों की, आपके जो चिक होता है माउथ में गाल, उनकी ये सेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है। तो ये जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर एक
गहरे रंग का पार्ट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आपके बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है सेल के बारे में। तो 9th क्लास में आपके डिटेल में आएगा, इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, और भी कई इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे कब, 9th क्लास में। अभी आप इतना समझ लें कि सेल के मेनली 4 पार्ट हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और सेल के अंदर जो पदार्थ भरा होता है, पानी जैसा तरल पदार्थ, वह क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहलाता है। ओके, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल और द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो मेन कंपोनेंट है किसी भी सेल के वे क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane। तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वे किसके अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, वे एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, उनकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज ना होएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium। तो जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, ये सेल को अपने जो बाहरी वातावरण होता है उससे अलग करती है। सेपरेट करना मीनिंग अलग करना। तो जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन, वह सेल को उसके बाहरी मीडियम से, आसपास के वातावरण से अलग करती है। The plasma membrane is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward। और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब छिद्रयुक्त। ठीक है, पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्रयुक्त, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह पोरस होती है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर और आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की ओर। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह पदार्थों को अंदर भी आने देती है और बाहर भी जाने देती है, लेकिन ये सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती और सभी मॉलिक्यूल्स को भी बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, ये कुछ विशेष चुनिंदा प्रकार के मॉलिक्यूल्स को ही अंदर या बाहर आने जाने की अनुमति प्रदान करती है। ओके, तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। एक्टिविटी 8.3, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल टेक एन ओनियन बल्ब। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और उसके लिए एक ओनियन बल्ब लेते हैं, प्याज। ओनियन बल्ब को क्या कहते हैं हम, प्याज। तो आपको प्याज लेना है। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील्स, और उसके ऊपर जो रेड या पिंक कलर की कवरिंग्स होती हैं उनको हटा देना है। यू कैन इजीली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लेशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स और इवन विद योर हैंड। तो आप इनको आसानी से फोरसेप की सहायता से, फोरसेप्स का मतलब होता है चिमटा, ठीक है, तो चिमटे की सहायता से या फिर अपने हाथ से ही आप क्या कर सकते हैं, उन जो पिंक कलर के, रेड कलर के कवरिंग्स होती हैं, पील्स होती हैं, छिलके होते हैं, उनको उतार सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ओनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,
आप हाथ से मारकर ऑनियन बल्ब को तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो उसकी जो थिन लेयर्स होती हैं, अंदर जो पतली पतली लेयर्स होती हैं, उनको अलग कर सकते हैं। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो आपने देखा होगा कि जब हम प्याज को अंदर से छीलते हैं, जब उसका वाइट कलर का फ्लेशी, फ्लेशी का मतलब होता है फ्लेशी वाइट लेयर, मतलब जो अंदर उसके छिलके निकलते हैं वाइट कलर के, उनमें अंदर की तरफ आपको क्या दिखाई देती है, एक बहुत थिन लेयर, पतली पारदर्शी झिल्ली दिखाई देती है, ठीक है। वह झिल्ली जो होती है वह बहुत पतली होती है और एक सेल मोटी होती है, ठीक है। तो उस लेयर को ही हमें क्या करना है, यहाँ पर सेपरेट आउट करना है और उस स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पील को आपको ड्रॉप, पानी की ड्रॉप के अंदर डाल देना है ग्लास स्लाइड पर, ठीक है। ग्लास स्लाइड जो होती है आपकी, आपने देखा होगा कभी आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो ग्लास स्लाइड पर आपके ब्लड को लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कौन सा ग्रुप का आपका ब्लड है, ठीक है। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड ऑफ फॉरसेप्स। और जो थिन लेयर होती हैं ऑनियन की, उनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉलर पीसेज में तोड़ सकते हैं ब्लेड की सहायता से। आपकी जो ब्लेड होती है, जैसे आप दाढ़ी कटिंग बनाने में यूज करते हैं, वह ब्लेड या फिर फॉरसेप चिमटी की सहायता से उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। यदि आपका टुकड़ा बहुत बड़ा है तो उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। अब क्या करेंगे, उस पानी की बूंद में जो आपने रखा है उसको स्लाइड के ऊपर, पतली झिल्ली को, उसके ऊपर आप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक डाइंग सॉल्यूशन होता है। डाइंग सॉल्यूशन मतलब ये सेल को स्टेन करता है, इसको हम स्टेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। स्टेनिंग करना, स्लाइड को स्टेन करना। तो स्टेन करने से क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं भाई, आपको पता है कि आपकी जो थिन लेयर है वह कैसी है, पारदर्शी है ना। तो उस पारदर्शी को यदि हम माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो हमें सेल दिखाई नहीं देगी, उसके आर पार दिखाई देगा। तो आप सेल मेम्ब्रेन को और न्यूक्लियस को कैसे पहचान पाएंगे, तो वह हमें विजिबल हो जाए, अच्छे से दिखाई देने लगे। इसलिए हम क्या करते हैं, मिथाइल ब्लू जैसे केमिकल को यूज करते हैं और एक बूंद कम से कम हम उस पर डालते हैं स्लाइड पे, ताकि वह जो सेल्स होती हैं वे अच्छे से उस कलर को ग्रहण कर ले, ठीक है। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप, और इसके बाद क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद उसको थोड़ी देर हम रखते हैं, फिर उसके बाद उस थिन लेयर को हम वॉश कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर स्लिप लगाने, कवर स्लिप भी एक छोटी सी आपके शायद यहाँ डायग्राम में दिखाई गई है, नहीं, आप इधर देख सकते हैं कवर स्लिप। कवर स्लिप एक ग्लास की छोटी सी पतली सी शीट होती है, जिसको हम जो भी सैंपल हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, हमने स्लाइड पे लिया है, उसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि जो माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं वह खराब ना हो। While placing the cover slip, ensure that there are no air bubbles under the cover slip. और जब आप कवर स्लिप लगाते हैं तब आपको यहाँ पर इंश्योर होना है, मतलब सुनिश्चित कर लेना है कि कवर स्लिप के नीचे कोई एयर बबल्स ना रहें, ठीक है। एयर बबल्स होने की वजह से आपको सेल अच्छे से दिखाई नहीं देगी। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम क्या करेंगे, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर ऑब्जर्व करेंगे। ड्रॉ एंड लेबल, और उसके बाद हम उसको ड्रॉ करेंगे अपनी शीट पर, जो भी हमारे पास पेपर वगैरह है उस पर, और उसकी लेबलिंग करेंगे, उसमें नाम वगैरह लिखेंगे। यू मे कंपेयर इट विथ फिगर 8.5। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा फिगर है 8.5 उससे कंपेयर करेंगे। 8.5 फिगर कहाँ है आपका, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको वहाँ पर इस तरह की सेल्स दिखाई देंगी। जब आप सेल्स को, पतली झिल्ली को माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखते हैं तो इस तरह की सेल्स वहाँ पर आपको दिखाई देगी। ओके, तो आप ध्यान रखें इस तरह की सेल्स वहाँ पर आपको दिखाई देती है। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार की ये बाउंड्रीज, ये क्या है, दीज आर द सेल मेम्ब्रेन। इनको ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन
कहते हैं। ठीक है, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मोटी लेयर होती है। ठीक है, एक थिक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और सेल वॉल हर प्रकार की कोशिका में नहीं पाई जाती है। यह आपके प्लांट की सेल्स में तो होती है, लेकिन एनिमल की सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। आप इसका हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, प्लांट की सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल की सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, नोट करें आप इसको। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उनकी सेल्स में, लेकिन जो सेल वॉल होती है वह कुछ ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं। प्लांट्स के अलावा यह बैक्टीरिया में पाई जाती है, और इसके अलावा फंगस में पाई जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कहाँ कहाँ ये पाई जा रही है, आपके प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंगस में। ठीक है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और जो बीच में आपको एक गहरे रंग का पदार्थ दिखाई देगा, ठीक है, एक गोलाकार रूप में दिखाई देगा, काले रंग का चीज आपको दिखाई देगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, केंद्रक। द जेली लाइक सबस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो यहाँ पर पदार्थ भरा होगा इसके न्यूक्लियस के आसपास, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, यह जेली लाइक पदार्थ, गाढ़ा तरल पदार्थ क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहलाता है। ओके, देन यहाँ बुझो कुछ कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल्स। यहाँ बुझो कह रहा है कि पौधों को सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो सेल वॉल होती है वह सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो प्लांट को सेल वॉल की क्या जरूरत है और एनिमल को सेल वॉल की जरूरत क्यों नहीं है, तो ये क्वेश्चन इसके दिमाग में आ गया है। तो इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। You have learnt earlier that the cell membrane gives shape to the cell। तो हमने पहले पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वे क्या करती है, सेल को उसकी आकृति प्रदान करती है। जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन होगी उस तरह की उसकी आकृति होगी। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। तो एडिशन, इन एडिशन मतलब इसके अतिरिक्त, सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त प्लांट्स की जो सेल होती है उनमें एक आउटर थिक कवरिंग होती है, एक थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। और जो एडिशनल लेयर है यह सेल वॉल की एक अतिरिक्त लेयर है, एक अतिरिक्त परत है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। यह प्लांट्स को प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड की जाती है। प्रोटेक्शन मतलब उनको यहाँ पर सुरक्षा देने के लिए सेल वॉल प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इटीसी। क्योंकि जो प्लांट होते हैं वह एक ही जगह खड़े रहते हैं। ठीक है, कोई सा भी मौसम हो, टेम्परेचर हो, कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो, कितनी भी तेज हवाएं चल रही हो, आंधियां चल रही हो, कोई कितनी भी तेज बारिश हो रही हो, ज़्यादा नमी हो, ज़्यादा सूखा हो, हर प्रकार की कंडीशन में वे एक जगह पर सीधे खड़े रहते हैं। तो वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काफ़ी टफ होती है। और दूसरे जो एनिमल होते हैं वे इन चीज़ों में ज़्यादा स्टैंड नहीं कर सकते। भाई हाई टेम्परेचर होता है तो जंतु, जीव, जानवर क्या करते हैं, वे छायादार जगह में चले जाते हैं, है ना, और या फिर कहीं जाकर छिप जाते हैं। हाई विंड स्पीड होती है तो भी वे सुरक्षित स्थान में जा सकते हैं। और ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, कोई भी एडवर्स कंडीशन होती है तो वे अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, they are exposed to these variations because they cannot move। तो प्लांट्स जो होते हैं वह मूव नहीं कर सकते, एक जगह से हिल नहीं सकते, इसी कारण से वे क्या करते हैं, ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर में
मॉइस्चर में, विंड स्पीड में उनको झेलना पड़ता है, इनसे भी एक्सपोज रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रीडेंशिया। तो यहाँ पर ट्रीडेंशिया एक पौधा होता है, ठीक है, गमलों में इसको उगाया जाता है एक ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, लीफ पील को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इलोडिया और रोहियो, इलोडिया और रोहियो को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब लीफ पील जो होती है, छिलका, लीफ के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, तो उसमें आप ट्रीडेंशिया, इलोडिया या रोहियो जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनके अंदर आप इसको स्ट्रक्चर को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के। यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। तो जैसे हमने ओनियन की स्लाइड बनाई थी उसी तरह से आप इनकी स्लाइड बनाकर इनको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले आस्क बूजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। तो पहले क्या करती है, बूजो से पूछती है कि क्या वह एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकती है, क्या एनिमल सेल को भी हम देख सकते हैं क्या। जैसे प्लांट की सेल को देखा है अभी, तो क्या इसी तरह से एनिमल की सेल को भी हम देख सकते हैं क्या। इसे कौन पूछती है, पहली पूछ रही है। तो एनिमल सेल को स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 8.4, और ये एक्टिविटी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे और अपना चैप्टर भी बाद में ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।